नमस्कार। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने जा रहे हैं जो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से आई है और इसने सिर्फ उस इलाके को ही नहीं बल्कि हर किसी को मुझे लगता झकझोर कर रख दिया है। जी, ये एक अपराध की कहानी से बहुत ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब कोई 14 साल का बच्चा इतनी हैवानियत करता है तो एक समाज के तौर पर हम कहाँ चूक रहे हैं। सही बात है। ये मामला सिर्फ रंजना देवी की हत्या का नहीं है। ये भारत के छोटे शहरों में जो सामाजिक ताना बाना बदल रहा है, किशोर अपराध की बढ़ती क्रूरता और जो कानूनी व्यवस्था पर जनता का भरोसा घट रहा है, उसकी एक बहुत ही जटिल तस्वीर पेश करता है। तो आज हम इसी तस्वीर को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। ये घटना क्या थी और ये इतनी भयावह क्यों बन गई? जी, ये घटना है 3 नवंबर 2025 की। जगह थी हमीरपुर की शासन पंचायत। हमीरपुर की शासन पंचायत, ठीक है। और पीड़ित का नाम था रंजना देवी, करीब 40 साल की एक महिला। पर जो बात इस पूरी त्रासदी को और भी ज्यादा दर्दनाक बनाती है वो है उनका बेटा। हाँ, रंजना अपने दिव्यांग बेटे गोलू की एकमात्र सहारा थी। वो बच्चा बोल नहीं सकता और पूरी तरह से अपनी माँ पर ही निर्भर था। हे भगवान! और इस अपराध का आरोपी कौन है? क्योंकि यही इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला पहलू है ना। हाँ, आरोपी एक 14 साल का लड़का है, 9वीं कक्षा में पढ़ता है। सिर्फ 14 साल का? जी, और जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक उसने यौन उत्पीड़न के इरादे से रंजना देवी पर हमला किया था। और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। बिल्कुल, उसने दराती से, जो एक तरह का धारदार हथियार होता है, और डंडों से उन पर हमला किया। उन्हें इतनी गंभीर चोटें आईं कि पहले उन्हें हमीरपुर के स्थानीय मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन जब हालत बिगड़ने लगी तो उन्हें चंडीगढ़ के पीजीआई पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में शिफ्ट करना पड़ा। पीजीआई चंडीगढ़। और वहाँ करीब 5 दिन तक जिंदगी के लिए वो लड़ती रही। जी। और फिर उन्होंने दम तोड़ दिया। और यहीं से मुझे लगता है ये एक व्यक्तिगत त्रासदी एक बड़े सामाजिक आक्रोश में बदल गई। आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे ही रंजना देवी की मौत की खबर गांव पहुंची, लोगों का गुस्सा जैसे फूट पड़ा। ये सिर्फ दुख या शोक नहीं था। नहीं, ये एक विद्रोह था। सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने अपना विरोध जताने के लिए एक बहुत ही रेडिकल कदम उठाया। हाँ, उन्होंने रंजना देवी का शव नेशनल हाईवे पर रखकर चक्का जाम कर दिया। पूरा हाईवे ब्लॉक कर दिया? जी, घंटों तक ट्रैफिक रोका रहा। ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, ये पूरी व्यवस्था को एक सीधा संदेश था कि वे अब चुप नहीं बैठने वाले। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना दिलचस्प है कि उस भीड़ का मनोविज्ञान क्या था। एक तरफ तो अपनी एक महिला को खोने का दुख था और दूसरी तरफ उनकी मांगें बहुत स्पेसिफिक थीं। वे सिर्फ आरोपी के लिए सजा नहीं मांग रहे थे। तो फिर वो क्या मांग रहे थे? उनकी मांगों से हमें उनके गुस्से की असली वजह के बारे में क्या पता चलता है? उनकी 2 मुख्य मांगें थीं और दोनों ही सिस्टम पर उनके गहरे अविश्वास को दिखाती है। अच्छा। पहली और सबसे बड़ी मांग थी कि आरोपी की उम्र का सबूत सार्वजनिक किया जाए। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि 14 साल का कोई बच्चा ऐसा कर सकता है। उन्हें शक था कि उसे नाबालिग बताकर कानून का फायदा दिलाने की कोशिश हो रही है। जी, यही उनका डर था। ये तो एक बहुत अजीब स्थिति है जहां आधिकारिक रिकॉर्ड कुछ और कह रहे हैं लेकिन जनता का भरोसा उन पर है ही नहीं। वही तो, ये सिर्फ उम्र का विवाद नहीं था, ये विश्वास का संकट था। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, विश्वास का संकट। और यही संकट पुलिस को एक मुश्किल जगह पर खड़ा कर देता है। और उनकी दूसरी मांग भी इसी अविश्वास से जुड़ी थी। क्या थी वो? उन्होंने मांग की कि इलाके में एक पुलिस चौकी खोली जाए और पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए। लोग अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। एकदम। वे सिर्फ इस एक मामले में न्याय नहीं चाहते थे, वे भविष्य के लिए एक सुरक्षा का आश्वासन चाहते थे। यानी ये गुस्सा सिर्फ आरोपी पर नहीं था, ये उस पूरी व्यवस्था पर था जिसे वे अपनी सुरक्षा में नाकाम मान रहे थे। हाँ, और जब मामला इतना बढ़ गया तो जाहिर है कि राजनीतिक स्तर पर भी हलचल हुई होगी। बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने भी कुछ कहा था शायद। जी, मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद हस्तक्षेप किया और परिवार को न्याय का पूरा भरोसा दिलाया। लेकिन भरोसे और हकीकत के बीच कानून की एक दीवार खड़ी थी और वो दीवार थी आरोपी की उम्र। तो चलिए अब इस विवाद के केंद्र में चलते हैं, आरोपी की उम्र। पुलिस ने इस गहरे शक को दूर करने के लिए आखिर किया क्या? पुलिस ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया। उन्होंने आरोपी के आधार कार्ड,
उसके स्कूल से मिला जन्म प्रमाण पत्र अच्छा। और पंचायत के रिकॉर्ड समेत हर संभव दस्तावेज की जांच की और हर जगह से एक ही बात सामने आई कि वो वाकई नाबालिग है। हाँ, सभी दस्तावेजों के मुताबिक उसकी उम्र 14 साल और 2 महीने के आसपास ही निकली। तो कानूनी तौर पर वो एक किशोरी है। जी, लेकिन जैसा आपने कहा, विश्वास का संकट इतना गहरा था कि कई लोगों ने इन सबूतों को मानने से ही इनकार कर दिया और सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें वायरल करनी शुरू कर दी। बिल्कुल, जो कि अपने आप में एक और कानूनी मुद्दा है। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। जी, भारत के कानून के तहत किसी भी नाबालिग आरोपी की पहचान किसी भी तरह से उजागर करना एक गंभीर अपराध है। पुलिस ने ऐसे लोगों से पूछताछ भी की है। क्योंकि अब ये पूरा मामला जुवेनाइल जस्टिस एक्ट मतलब किशोर न्याय कानून के दायरे में आ गया था। हाँ, और यहीं पर कानून और समाज की जो अपेक्षाएं हैं, उनके बीच का टकराव खुलकर सामने आता है। वो कैसे? देखिए, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का जो मूल सिद्धांत है, वो सजा देना नहीं बल्कि सुधार करना है। हाँ, रिफॉर्मेशन पर फोकस होता है। जी, लेकिन जब अपराध इतना जघन्य हो, इतना क्रूर हो, तो समाज सुधार की बात नहीं सुनना चाहता। समाज सजा चाहता है। वो सजा चाहता है। इस कानून के तहत अगर आरोपी दोषी पाया भी जाता है तो उसे जेल नहीं भेजा जाएगा। तो फिर क्या होगा? उसे अधिकतम 3 साल के लिए किसी विशेष सुधार गृह में भेजा जा सकता है, जहां उसकी काउंसलिंग, पढ़ाई, इन सब पर जोर दिया जाएगा। और इतने बड़े अपराध के लिए ये सजा कई लोगों को, खासकर पीड़ित परिवार को, नाकाफी लगती होगी। बिल्कुल, और यहीं से ये टकराव शुरू होता है। तो एक तरफ कानून है जो एक बच्चे के भविष्य को बचाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ एक तबाह हुआ परिवार और गुस्से में उबलता हुआ समाज है जो न्याय मांग रहा है। जी। और इस पूरी बहस के बीच एक और जिंदगी थी जो अंधेरे में डूब गई थी। रंजना देवी का बेटा गोलू। हाँ, ये इस कहानी का सबसे मानवीय और दुखद पहलू है। जब सब लोग आरोपी की उम्र और कानून पर बहस कर रहे थे, तब एक बच्चा था जिसने अपनी माँ, अपनी आवाज, अपना एकमात्र सहारा, सब कुछ खो दिया था। उसकी देखभाल का सवाल एक बहुत बड़ी चिंता बन गया होगा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन कहते हैं ना कि जहां त्रासदी होती है, वहीं इंसानियत भी अपना रास्ता खोज ही लेती है। सही कहा। इसी मुश्किल घड़ी में पहचान संस्था नाम की एक एनजीओ आगे आई। अच्छा? उन्होंने गोलू को गोद लेने की घोषणा की और उसकी पढ़ाई लिखाई से लेकर उसके खाने पीने और भविष्य की पूरी जिम्मेदारी उठाने का वादा किया। ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है। यह एक छोटी सी लेकिन बहुत शक्तिशाली घटना है। यह दिखाती है कि जब व्यवस्था या किस्मत हमें निराश करती है, तो समाज का ही एक हिस्सा आगे आकर उस खाली जगह को भरने की कोशिश करता है। ये सच में एक उम्मीद की किरण है। तो अगर हम आज की स्थिति को देखें, मामला अभी कहाँ खड़ा है? फिलहाल आरोपी नाबालिग को बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि वे निष्पक्ष जांच कर रहे हैं और जल्द ही अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। और साथ ही वे लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर अफवाहें न फैलाएं और कानून को अपने हाथ में न लें, क्योंकि इससे मामला और बिगड़ सकता है। जी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो कुछ मुख्य बातें उभर कर सामने आती हैं। पहली, ये सिर्फ एक अपराध नहीं है। ये छोटे शहरों में बढ़ती किशोर हिंसा का एक बहुत ही खतरनाक संकेत है। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि ये मामला कानून और जनता की न्याय की भावना के बीच की गहरी खाई को उजागर करता है। हाँ, कानून सुधार की बात करता है, जबकि समाज प्रतिशोध की मांग करता है। इस खाई को कैसे पाटा जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और तीसरा, ये व्यवस्था पर आम आदमी के अविश्वास को दिखाता है। हाँ, जब लोग पुलिस के दिए सबूतों पर भरोसा करने के बजाय खुद ही जांचकर्ता बन जाते हैं, तो ये एक स्वस्थ समाज का लक्षण तो नहीं है। नहीं। और आखिर में इस अंधेरे में एक उम्मीद भी है, जो उस एनजीओ के रूप में सामने आई। ये हमें याद दिलाता है कि हर त्रासदी के बाद समाज खुद को ठीक करने की कोशिश भी करता है। ये मामला वाकई कई स्तरों पर बहुत जटिल है। अपराध की क्रूरता, आरोपी की कम उम्र, कानून की अपनी सीमाएं और समाज की इतनी तीव्र प्रतिक्रिया, ये सब मिलकर एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर बनाते हैं। जी, बिल्कुल। और एक और बात पर गौर करना जरूरी है। स्थानीय मीडिया ने इस घटना को बार बार एक सामाजिक कलंक कहा है। सामाजिक कलंक? हाँ, ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये सिर्फ उस लड़के या उसके परिवार पर लगा कलंक नहीं है। तो फिर ये किस पर कलंक है? ये हम सब पर एक सवालिया निशान है। आज की चर्चा को खत्म करने के लिए मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। जरूर। जब कोई नाबालिग इतना गंभीर अपराध करता है, तो जिम्मेदारी कहाँ खत्म होती है?
क्या ये सिर्फ उस एक व्यक्ति की गलती है, या उसकी परवरिश का दोष है, या ये समाज के तौर पर हमारी सामूहिक विफलता का एक लक्षण है, हमारे स्कूलों का, हमारे आस पड़ोस का, उस डिजिटल दुनिया का जहां बच्चे हिंसा को इतनी आसानी से देख रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें मिलकर खोजना होगा, वरना ऐसी घटनाएं हमें बार बार इसी तरह झकझोरती रहेंगी।